हमारे यहाँ क्लास तो हम लोग पहले देखिए आक्रमण की बात ये सब बंद हो गया कुछ लगाते हैं ऐसे राजपूत काल से अरे हमको जो मिला है वहाँ से पढ़िए फिर हम राजपूत काल आपको पढ़ा देंगे मिला है तो हम दूसरों से पहले आप पढ़ेंगे राजपूत काल से ना कहाँ दिया जाएगा आगे देखिए आपसे पूछा जाता है सवाल कि भारत पर कौन सा ऐसा मुस्लिम था जो प्रथम आक्रमणकारी रहा? आप जानते हो कि मोहम्मद के देखिए चलिए अभी पढ़ा रहे हैं तो देखिए अरब और तुर्क की हम बात करेंगे तो अगर तुर्कों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको महमूद गजनवी याद आएगा। लेकिन अरबों की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमको कौन याद आएगा? मीर कासिम। सबसे पहले इसका आक्रमण हुआ था भारत से यानी सिंध पर कब? 712 मीर कासिम। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मीर कासिम कहाँ से आ गए। तो भारत का अगर देखा जाए तो अरब के साथ पुराना संबंध रहा। संबंध का मतलब व्यापारिक संबंध, ऐसे जिसकी पढ़ाए थे आदान प्रदान होता रहा। तो इस में आपके मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम धर्म के जो प्रणेता कहे जाते हैं उनका उदय होता है 570 से 632 ईस्वी के बीच में। इनका निधन होता है और अरब देश में खलीफाओं की शासन सत्ता शुरू होती है। आइए तो एक खलीफा हुए थे मीर हज्जाज, उनका ये चचेरा भाई सॉरी भतीजा और दामाद दोनों था अमेरिका से। मुस्लिमों में शादी हो जाती है ना आपस में, तो ये उनका भतीजा भी था और साथ में इन्होंने अपनी लड़की भी ब्याह दी और ये दामाद भी हो गया। तो मीर कासिम से पहले भी भारत पर तमाम सारे अरब आक्रमण करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। लेकिन यह 17 साल का युवक जब जो है खलीफा के आदेश से मात्र 17 वर्ष की उम्र में वहाँ से चलता है 3000 घुड़सवार और पत्थर फेंकने वाले को तमाम इस तरह के औजार को लेकर और भारत पर सबसे पहले वह सीमावर्ती क्षेत्र में, क्योंकि भारत पहले क्या था, पाकिस्तान भी था भारत के अंदर, सिंध प्रांत इस समय कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में है ना। तो सबसे पहले वह सीमाई इलाकों पर अपनी नज़र गड़ाता है। अब आप ये कहेंगे कि
कि अरब वाले भारत को ही क्यों चुने, क्योंकि भारत क्या था, संपन्न देश था। जैसे आज क्या है, हम लोग पैसा कमाने कहाँ जाते हैं, अरब कई देशों में। उसी तरह से भारत भी संपन्न देशों में था। सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपको इसे हिस्ट्री में हमने पढ़ाया था। प्लिनी दुख व्यक्त करता है कि रोम का सोना मसाले के बदले में चला जा रहा है कहाँ, भारत में। पढ़ाए थे, याद आ रहा है? दो चार बच्चे पुराने लग रहे हैं, आप में ऐसे हिस्ट्री याद आ रहा है? हाँ, तो उस समय देखिए तत्कालीन भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है गुप्तों का काल आपने देखा होगा। गुप्त, मौर्य, ये सब बड़े सशक्त राजवंश हुए। गुप्तों के बाद अगर किसी की अगर हम चर्चा कर सकते हैं तो हर्ष ने भी भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। उस टाइम तक भारत बहुत सशक्त रहा, बहुत मजबूत रहा। लेकिन हर्ष के बाद अगर हम देखें तो भारत जो है, भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य अगर नजर डालें तो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, छोटे छोटे शासकों में विभक्त था। इस तरह से भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर देखा जाए तो इन शासकों की अपेक्षा वीक यानी कमजोर हो चुकी है। जब अरबों का आक्रमण शुरू होता है, अरबों के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, धन संपदा लूटना। धन को प्राप्त करके हम संपन्न बन जाए भारत जैसे। तो इस तरह से अगर देखें तो भारत पर जो है, जब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का निधन हो जाता है तो हज्जाज के नेतृत्व में मात्र 6 वर्ष में यानी कि 32-6-38 तक में अरब देश का विस्तार यानी इस्लामिक धर्म का विस्तार करने के लिए ये लोग स्पेन, आपके उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, सीरिया, मिस्र, ये सब ये लोग जीत लेते हैं। यहाँ तक कि अगर इधर देखें तो इंडोनेशिया में भी इनका कब्जा हो जाता है। अब इनकी नज़र कहाँ पहुँचती है, भारत की तरफ, क्योंकि भारत क्या था, संपन्न देश था। तो अगर एक एक लाइन देखते चले तो हम लोग साथ में काम भी करते चलेंगे, दिखाते भी चलेंगे। उनका बनाइए, देखिए भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही, भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा है, व्यापारिक संबंध रहा है। सातवीं सदी से पूर्व इनका व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से होता था, भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से होता था। आप लोग नक्शा अच्छा बना लेते हैं। तो भारत का पश्चिमी समुद्र तट ये हो गया, यानी इधर कौन सा सागर है, अरब सागर, और इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो इनका व्यापार किधर से होता था, इस तरह से मान लीजिए भारत है, इस साइड से होता था पश्चिमी। इनका व्यापार 7वीं सदी से पूर्व इनका व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से होता था। क्लियर हो गया? आगे लिख लीजिए। अरबों का 7वीं शताब्दी में अचानक, अरबों का 7वीं शताब्दी में अचानक एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में, एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में, एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट होना और फिर भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों पर भी, और फिर
भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों पर भी अधिकार कर लेना एक आश्चर्यजनक बात है। एक आश्चर्यजनक बात है। यद्यपि वे यद्यपि वे यद्यपि वे भारत पर अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके। यद्यपि वे यानी अरबवासी भारत पर अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके, हाँ नहीं छोड़ सके। अगली लाइन देखिए सुनिएगा कि अरबों के भारत आक्रमण के विषय में, अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना नवीं शताब्दी के बिलादुरीकृत किताब फुतूल नवीं शताब्दी के बिलादुरीकृत किताब फुतूल अल बलदान में मिलता है। किताब फुतूल अल बलदान में मिलता है। ये कृषि रही बिलादुरीकृत किताब फुतूल अल बलदान में मिलता है। किताब फुतूल अल बलदान में मिलता है। बिलादुरीकृत अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना कहाँ से मिलती है? नवीं शताब्दी की एक पुस्तक है बिलादुरी द्वारा लिखी गई, और हाँ किताब फुतूल अल बलदान। ठीक, अगली लाइन लिखिए 1216 ईस्वी में लिखी गई 1216 ईस्वी में लिखी गई 1216 ईस्वी में लिखी गई एक अन्य पुस्तक चचनामा, एक अन्य पुस्तक चचनामा एक अन्य पुस्तक चचनामा पुस्तक में लिख लीजिए अरबी का फारसी अनुवाद, ऐसे लिख लीजिए अरबी का फारसी अनुवाद, यानी कि यह किताब किसमें है? फारसी में। बात पूछा गया था, फारसी हाईलाइट कर लीजिएगा। चचनामा पुस्तक में लिख लीजिए फारसी में भी अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। में भी अरबों के विषय में, अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। पर्याप्त जानकारी मिलती है। हाँ, तो ये दो किताबें दिमाग में रखिएगा। किताब फुतूल अल बलदान इसमें लिखी गई है, बिलादुरी द्वारा लिखी गई है, और ये चचनामा अज्ञात लेखक हैं इसके अभी तक, ये फारसी में लिखी गई, अरबी का फारसी में अनुवाद हुआ है। इन दो स्रोतों से हमें भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। नीचे लिखिए इनकी शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित था। इनकी शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। खास पॉइंट लिखिए, जनजातीय संगठन पर आधारित थी।
अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे। अरब यानी अरबी, अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो अगर मुसलमानों में बात की जाएगी तो सबसे पहले हम जो अरबी थे, अरबी लोग थे, यानी अमेरिका से या भारत में पहले आक्रमण किया, ना कि उत्तर पश्चिमी चीनी तुर्की, जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे तुर्क आक्रमण के संबंध में, जो कि ये आपके उत्तर और पश्चिमी चीन से आए हुए तुर्क थे। ठीक, तो ये अरबी लोग थे जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करना शुरू किए थे। इसमें एक लाइन आगे बढ़ाइए। मकरान के मध्य प्रदेश के मकरान के मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से मकरान के पत्थर लगे हैं ना ताजमहल में। हाँ, मकरान के मध्य प्रदेश के समतली मार्ग से ही वे मध्य प्रदेश के समतली मार्ग से ही वे सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए। सिंध में प्रवेश करने में सफल हुई। तो सिंध आपका जो है पाकिस्तानी क्षेत्र रहा। तो आगे देखते हैं, आगे जाएंगे। लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत, लाइन छोड़ के नीचे सीखिएगा, लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत 6 वर्षों के अंदर ही उनके उत्तराधिकारियों ने, यानी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, लगाते जाइएगा, उत्तरी अफ्रीका, यहाँ हर जगह ये मुस्लिम कंट्री है ना, इस्लाम धर्म का यहाँ पर व्यापक प्रभाव है आज भी है। हाँ, सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन एवं ईरान को जीत लिया। इस समय खलीफा का साम्राज्य फ्रांस के लायर नामक स्थान से लेकर आक्सस सिकंदर के द्वारा बसाया गया शहर था ना, आक्सस एवं काबुल नदी तक फैल गया था। अपने इस विजय अभियान से प्रेरित अरबियों की ललचाई आंखें भारतीय सीमा पर पड़ी।
यानी अरब वासियों की ललचाई की आंखें भारतीय सीमा पर पड़ी। तो ऐसा कुछ सोच रहे लिखा है जिससे थोड़ा सा मेंस की भी चाशनी मिलती है ना, है ना। हाँ, उन्होंने जल एवं थल दोनों मार्गों का उपयोग करते हुए, उन्होंने जल एवं थल, देखिए इधर जल भी है, आगे इधर थल भी, इधर अफगानिस्तान वगैरह थल सीमा से जुड़ा हुआ ना भारत से, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये बातें लिखिए। उन्होंने जल एवं थल दोनों मार्गों का उपयोग करते हुए भारत पर अनेक धावे बोले। भारत पर अनेक धावे बोले। पर 712 ईस्वी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु 712 ईस्वी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। 712 ईस्वी तक उन्हें कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो कारण हमने बताया था, संपन्नता देखकर 2 कारण मिलते हैं। एक तो यही था, मेन कारण ये था पैसा। पैसा मतलब खनिज संपदा भारत में थी और सोने की चिड़िया जैसा कि कहा भी जाता था। इसलिए देखिए कुछ आगे लिखिए, सिंध पर अरबों के आक्रमण के पीछे छिपे कारणों के विषय में सिंध पर अरबों के आक्रमण के पीछे छिपे कारणों के विषय में विद्वानों का मानना है कि इराक का शासक अल हज्जाज, वही खलीफा ना, इराक का शासक अल हज्जाज, आ जाइए लाइन पे, ज़्यादा भूलकर अल हज्जाज शासक और खलीफा दोनों होते थे। अल हज्जाज, इराक का शासक अल हज्जाज भारत की संपन्नता के कारण उसे जीत कर संपन्न बनना चाहता था। लिखते रहिए, लिखेंगे तो फ्लो बढ़ेगा। मेन सेंस में बहुत कम, आपको लिखना बहुत ज़्यादा रहता है, 6 घंटे लिखना। हाँ, और पता लगा कागज में सागर भरना रहता है, तो फ्लो आप बढ़ाने की कोशिश करिए। तो अल हज्जाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? हम इसे जीते इसलिए धन के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या था? धन। संपन्न बना। दूसरे कारण के रूप में माना जाता है कि अरबों के कुछ जहाज, ये 2 मुख्य कारण मिलते हैं, वैसे तो और अन्य कारण थे, 2 मुख्य कारण थे। अरबों के कुछ जहाज जिन्हें सिंध के देवल बंदरगाह पर दूसरे कारण के रूप में माना जाता है कि अरबों के कुछ जहाज जिन्हें सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। कामा लगा लीजिए। के बदले में खलीफा ने
के बदले में खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर से के बदले में खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर, कैसे ब्राह्मण राजा थे ना दाहिर, हाँ क्या ब्राह्मण राजा दाहिर थे या क्वेश्चन में ब्राह्मण थे, हाँ सिंध के राजा दाहिर से जुर्माने की मांग की, उनको बहाना चाहिए था, जुर्माने की मांग की सिंध के राजा दाहिर से जुर्माने की मांग की। मैंने कहा भाई आपके क्षेत्र में हमारे कुछ व्यापारिक जहाजों को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, जिसके लिए आप लायबिल हैं, जिम्मेदार हैं, आप जुर्माना भरिए उनको। तो इसके जवाब में लिख लीजिए, जुर्माने की मांग की, जवाब में या बदले में दाहिर ने असमर्थता जताते हुए कहा कि दाहिर जो सिंध का ब्राह्मण शासक था, बदले में दाहिर ने असमर्थता जताते हुए कहा कि उसका उन डाकुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसका उस असमर्थता जताते हुए कहा कि उसका उन डाकुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। इस जवाब से क्रुद्ध होकर खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इस जवाब से क्रुद्ध होकर खलीफा ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। लगभग 712 में ईस्वी में, लगभग 712 ईस्वी में हज्जाज के भतीजे एवं दामाद, हज्जाज के भतीजे एवं दामाद हज्जाज के भतीजे हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में, मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया, सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। उसने देवल कामा नेरुल, देवल ये ऊपर लिखे नेरुल या न्यूम भी कहीं कहीं मिलता है, नेरुल, हाँ देवल नेरुल, सीविस्तान जैसे कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया, जैसे कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को अपने अधिकार में कर लिया। जहां से उसके हाथ ढेर सारा लूट का माल लगा, जहां से उसके हाथ ढेर सारा लूट का माल लगा।
तो भाई जब आदमी मजबूत हो गया, जिसके पास धन संपदा आ गई तो और मजबूत हो गया, सेना सुदृढ़ कर लिया, और जब सेना सुदृढ़ कर लिया तो उसकी ललचाई आके और आगे बढ़ती चली गई। तो इस जीत के बाद उसने कासिम ने फिर सिंध पर आक्रमण किया, ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण करता है, आलोर आदि स्थानों को वह जीतते हुए मध्य देश की तरफ, मध्य देश की ओर भी प्रस्थान करने की कोशिश करता है। अगर हम लोग देखें उस समय अगर चर्चा करें तो भारत की स्थिति क्या थी? दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य थे। यहाँ पर कौन थे? चेर, यहाँ पर चोल, पांड्य दक्षिण भारत में, और उस समय राष्ट्रकूट मालवा साइड में, राष्ट्रकूट रहे होंगे यहाँ पे, और इधर बंगाल में कौन थे? पाल वंश का शासन था। ये भी छोटे छोटे थे, तो ये बहुत मजबूत लेकिन बिखरे हुए थे। जैसे गुप्तों के या मौर्य वंश में या हर्ष के टाइम पे भारत को एक सूत्र में बांधने का एक मतलब सर्वोच्च नेतृत्व हुआ करता था, एक मजबूत नेतृत्व हुआ करता था। ये लोग नेतृत्व तो बहुत अच्छा, बहादुर भी थे, लेकिन सब लोग ऐसे जगह जगह पर बटे हुए थे, अपनी सीमा आपस में ये लोग लड़ते ही रहते थे। राष्ट्रकूट, और आगे देखिए परमार, ऊपर देखिए राष्ट्रकूट और ऊपर परमार थे, राष्ट्रकूट और नीचे रहे होंगे परमार। इस तरह से चालुक्य और आपके प्रतिहार, ये त्रिकोणी संघर्ष भी अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। त्रिकोणी संघर्ष यानी प्रतिहार, चालुक्य और पालों का त्रिकोणी संघर्ष किसके लिए हुआ था? आपके कन्नौज के लिए, बगल में कन्नौज है ना। तो और इधर देखिए गुर्जर प्रतिहार, और ऊपर आपके बुंदेलखंड में कौन के? चंदेल, खजुराहो आए थे। चंदेल कहाँ है? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो आपका, झांसी, ललितपुर, जालौन, मुरई वाला इधर। हाँ, इधर जो है उस समय चंदेल थे। और शाही वंश आपका सिंध में रहा। इसी तरह से कश्मीर में भी ललितापीठ, मुक्तापीठ, इन सब का शासन रहा। तो इस तरह से अगर हम देखें भारत को, तो तत्कालीन भारत क्या था? छोटे छोटे राजवंशों में डिवाइड था, और इस तरह से अरब वासियों को उनको जीतने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और इनका जो था आक्रमण रहा, जल और थल दोनों से होता रहा। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है यानी सिंध वाला, वह सबसे पहले प्रभावित होता है। उसके बाद अरबों के बाद तुर्कों ने फिर, अब देखिए मोहम्मद गजनी कहाँ तक चला आता है? सोमनाथ विजय करने में चला आता है, और अंदर घुसाते हैं लोग। तो चलिए अरबों के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण, चाहे हेडिंग बना लिखिए या नीचे से लिखिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण। देखिए 711 से 15 ईस्वी की गई थी। देवल विजय, देवल विजय पहला आक्रमण इसने किस पर किया? देवल बंदरगाह पर। हाँ, देवल विजय देख लीजिए, हेडिंग है क्या? लिख लीजिए, हेडिंग डालते हैं, आवश्यक जैसा भी आप।
देवल विजय हेडिंग नहीं डालेंगे, बहुत जरा जरा सा। देवल विजय में एक बड़ी सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम, एक बड़ी सेना लेकर मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण कर दिया। 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण कर दिया। कभी कभी क्रम पूछता है ना। 712 हाँ 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण कर दिया। दाहिर वही ब्राह्मण शासक जो थे वहां के सारे राजा, दाहिर ने अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की, और पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों से बचाव की लड़ाई प्रारंभ कर दी। पश्चिमी किनारों को छोड़कर पूर्वी किनारों से बचाव की लड़ाई प्रारंभ कर दी। दाहिर के भतीजे ने राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया। खत्म कर लीजिए इसे। किले की रक्षा करने का असफल प्रयास किया। इसमें बहुत सारे राजपूत सैनिक हमारे मारे गए थे देवल विजय के दौरान। लंबी चौड़ी कहानी बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। दाहिर के भतीजे ने राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का असफल प्रयास किया। अब देखिए नेवुन विजय लिख लीजिए, नेरून या नेवुन विजय। उसके बाद नेवुन कहीं मिलता है, कहीं नेवुन मिलता है। नेरून या नेवुन विजय लिखिए, नेरून या नेरून। पाकिस्तान में वर्तमान हैदराबाद के दक्षिण में स्थित तो पाकिस्तान में हैदराबाद, पंजाब और एक कौन सा मिलता है तो भारत में भी पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी पंजाब आधा से उधर चला गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे पश्चिम बंगाल आज हमारे पास है, पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया, बांग्लादेश। पाकिस्तान में वर्तमान हैदराबाद के दक्षिण में स्थित चराग के समीप था। किसके सर? चराग के समीप था। देवल के बाद मीर कासिम चराग के समीप था। देवल के बाद मीर कासिम ने नेवुन की ओर बढ़ा। नेवुन या नेरून की ओर बढ़ा। दाहिर ने नेवुन की रक्षा का दायित्व एक पुजारी को सौंपकर
पुजारी को सौंप कर अपने बेटे जयसिंह को ब्राह्मणाबाद बुला लिया। अपने बेटे जयसिंह को ब्राह्मणाबाद बुला लिया तो इनका जो सिंह था काफी बड़े क्षेत्र में था। ये छोटे छोटे किले और स्थान थे जिसको ये जीतता हुआ चला जा रहा। रक्षा का दायित्व पुजारी को सौंप कर अपने बेटे जयसिंह को ब्राह्मणाबाद बुला लिया। देवुल में बौद्धों की संख्या अधिक थी। देवुल में बौद्धों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने मीर कासिम का स्वागत किया। उन्होंने मीर कासिम का स्वागत किया। इस प्रकार बिना युद्ध किए ही मीर कासिम का न्यून युद्ध पर अधिकार हो गया। इस प्रकार बिना युद्ध किए ही मीर कासिम का न्यून दुर्ग पर अधिकार हो गया। तो इधर देखिए अफगानिस्तान और इधर इस क्षेत्र में पूरा हिंदू राज्य था और देखा जाए धर्म की बात अगर करें तो हिंदू और बौद्ध धर्म का बोलबाला था। अभी देखिए जब अफगानिस्तान में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा को गिरा दिए थे, कौन से उग्रवादी हैं? बामियान बहुत प्रतिमा थी ना वहाँ पे, उसमें पहाड़ में काट कर बनाई गई। तो पहले जो है इस्लाम धर्म का जब इधर प्रचार प्रसार शुरू हुआ, ये लोग जो है कब्जा करते थे और फिर बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार करवाते थे। तो इसके पूर्व में अगर देखा जाए तो इधर सेल्यूकस निकेटर से जन्म प्राप्त किया था जो अफगानिस्तान के क्षेत्र आपको पढ़ाया था मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो अशोक के टाइम में भी अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा हमारे क्षेत्र में रहा। उधर जो है बौद्ध और हिंदू धर्म का काफी बोलबाला रहा। तो ये सब क्या थे? बुद्ध सिकम थे ना, मूर्ति भंजक। ये ईर्ष्या भी करते थे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत रहते थे। इनका दो उद्देश्य था, एक तो हमारा धार्मिक क्षेत्र बढ़ेगा और दूसरा हम धन की प्राप्ति करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ। शीशम का जाटों पर विजय, देखिए एक सेकंड, सेहवान विजय के बाद किया। सेहवान विजय, सेहवान विजय। सेहवान विजय नेहुल के बाद मोहम्मद बिन कासिम सेहवान या सेहवान या सिविस्तान इसी को कहते हैं, सिविस्तान या सेहवान या सेहवान सिविस्तान में पोषक होते हैं ना। नेहुल के बाद मोहम्मद बिन कासिम सेहवान यानी सिविस्तान की ओर बढ़ा। इस समय वहाँ का शासक माझरा था। माझरा बहुत लड़ाकू था ये जो है माझरा। इस समय वहाँ का शासक माझरा था। नेहुल विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम सेहवान यानी सिविस्तान की ओर बढ़ा। यहाँ का शासक कौन था? माझरा। इसने बिना युद्ध किए ही नगर छोड़ दिया। माझरा इसने बिना युद्ध किए ही नगर छोड़ दिया। और बिना किसी कठिनाई के सेवान पर मीर कासिम का अधिकार हो गया। और बिना किसी कठिनाई के सेवान पर मीर कासिम का अधिकार हो गया। जो खास उसने विजय की कुछ लिखी थी। शीशम का जाटों पर विजय, शीशम के जाटों पर विजय।
शीशम के जाटों पर विजय, ये लिख दे रहे हैं। जाट बहुत लड़ाकू जाति हुआ करती है। शीशम के जाटों पर विजय। अभी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लंबे चौड़े होते हैं। आपके हरियाणा में, हरियाणा में जाट, हाँ, बड़े मजबूत करता है। शीशम के जाटों पर सेवान के बाद मीर कासिम शीशम के जाटों पर अपना अगला आक्रमण किया। बाजरा यानी माझरा, माझरा या बाजरा यहीं पर मार डाला गया। माझरा या बाजरा ये यहीं पर मार डाला गया। बाजरा यहीं पर मार डाला गया। जाटों ने मीर कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। जाटों ने मीर कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली। आगे देखिए, रावण विजय, रावण विजय, ये लिख दे रहे हैं रावण, रावण विजय। रावण विजय। शीशम विजय के बाद मीर कासिम रावण की ओर बढ़ा। रावण की ओर बढ़ा, जहां दाहिर और मीर कासिम की सेनाओं के बीच, जहां दाहिर और मीर कासिम की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध हुआ। इसी युद्ध में दाहिर मारा गया। इसी युद्ध में दाहिर मारा गया। इसी युद्ध में दाहिर मारा गया। दाहिर के बेटे जयसिंह ने, दाहिर के बेटे जयसिंह ने रावण दुर्ग की रक्षा का दायित्व, रावण दुर्ग की रक्षा का दायित्व, रावण दुर्ग की रक्षा का दायित्व अपनी विधवा मां पर छोड़कर, अपनी विधवा मां पर छोड़कर ब्राह्मणाबाद चला गया। अपनी विधवा मां पर छोड़कर ब्राह्मणाबाद चला गया। रावण दुर्ग की रक्षा का दायित्व अपनी विधवा मां पर छोड़कर ब्राह्मणाबाद चला गया। दुर्ग की रक्षा करके, दुर्ग की रक्षा करने में अपने आप को असफल पाकर, दुर्ग की रक्षा करने में अपने आप को असफल पाकर दाहिर की विधवा, क्या नाम था, पातिल या रानी बाई कहते हैं, इसका नाम मिलता है पातिल या रानी बाई। इसकी पहली बार पातिल, दाहिर की विधवा पातिल ने आत्मदाह कर लिया। पातिल ने आत्मदाह कर लिया क्योंकि ये लोग क्या करते थे, 17 साल से ऊपर के लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करते थे, और जब इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करते थे तो उनका कत्लेआम कर दिया जाता था। बच्चों और महिलाओं को अपना गुलाम बना लेते थे, और जो अति सुंदरतम स्त्रियां होती थी वह खलीफा की सेवा में भेज दी जाती थी। ये आप तमाम किताबों में पूरा कर लिखा है। तो दाहिर की विधवा पातिल ने क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया, जलते हुए उसमें उठकर आत्मदाह कर लिया। इस प्रकार मीर कासिम का रावण पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार मीर कासिम का रावण पर भी नियंत्रण स्थापित हो गया। अगला देख लीजिए, ब्राह्मणावाद पर अधिकार।
ब्राह्मणावाद लीजिए या ब्राह्मणावाद। वाद पर विचार, ब्राह्मणावाद पर विचार। क्योंकि दाहिर जो थे बड़े कट्टर ब्राह्मण भी थे, थोड़ा सामाजिक जो ऊंच नीच का वो था उस समय नहीं जा कहा जाता है कि जो लड़ाकू जातियाँ थी वो क्या करते थे कि अब आए हो आप उस पहाड़ के नीचे, हम नहीं लड़ेंगे, आप हमारे साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इस तरह के भी तमाम साक्ष्य मिलते हैं कि जब दाहिर को हमारी जनजातियों की, हमारी छोटी इलाकी जातियों की जरूरत थी तब उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। इस प्रकार से क्योंकि अभी देखिएगा कई जगह पर जो है नगरवासियों ने ही ये बता दिया कि साहब इधर से जो है किले में पानी जाता है, पानी रोक दिया गया। अब जो है सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ गया, हमें तो अपनों ने लूटा। तो लंका विजय भगवान राम कैसे कर पाते कि विभीषण आया है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से आप इतिहास में हर जगह विभीषण पाएंगे, हर जगह जो है देशद्रोही लोगों को आप पाएंगे। क्या था उस समय, राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना तो लोगों के अंदर थी नहीं। जैसा कि अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों के बाद आपको पढ़ाए होंगे सर कि राष्ट्रवादी भावना का जब विकास हुआ तो गांधी की लाठी लेकर क्यों चलते थे? जानते थे जब हमारे देश के लोग ये जान जाएंगे कि हमारा देश है या हमारा राष्ट्र है, यहाँ से यहाँ तक की सीमा, यहाँ से यहाँ तक हमारी जल सीमा है, जब इससे हमारा लगाव हो जाएगा तो अंग्रेज तो अपने आप भाग जाएंगे। हम उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो हम टैक्स ही नहीं देंगे, मुट्ठी भर लोग हमारे को शासन करवाएंगे। तो ब्राह्मणावाद पर अधिकार लिखिए। ब्राह्मणावाद की सुरक्षा का दायित्व दाहिर के पुत्र जयसिंह के ऊपर था। ये बेचारे भागते रहे। हाँ, अब यही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ब्राह्मणावाद की सुरक्षा का दायित्व दाहिर के पुत्र जयसिंह के ऊपर था। उसने मीर कासिम के आक्रमण का बहादुरी के साथ सामना किया। उसने मीर कासिम के आक्रमण का बहादुरी के साथ सामना किया, किंतु नगर के लोगों के विश्वासघात के कारण वह पराजित हो गया। और ब्राह्मणावाद पर मीर कासिम का अधिकार हो गया। तो यहाँ से बहुत सारी धन संपदा उसको मिली। मीर कासिम ने यहाँ का कोष खजाना, मीर कासिम ने यहाँ का कोष तथा दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाडी, हाँ पत्नियों की कम नहीं होती थी भाई, रानी लाडी, दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाडी के साथ उसकी दो पुत्रियों, रानी लाडी के साथ उसकी दो पुत्रियों सूर्य देवी तथा परमल देवी, बहुत खूबसूरत पुत्रियां, सूर्य देवी तथा परमल देवी, हाँ कुमारी कन्याएं थी। सूर्य देवी तथा परमल देवी को अपने कब्जे में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरह से जो है बताते हैं कि इनके साथ में 75 अति सुंदरतम स्त्रियों को भी वह खलीफा की सेवा में भेजा। तो सूर्य देवी तथा परमल देवी की एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। जो मीर कासिम के मतलब अंतिम समय यानी मरने के कारण ही ये लोग बनते।
ये लोग जब गए खलीफा के पास, खलीफा की यहाँ भेज दिया गया, तो इन्होंने एक षड्यंत्र के रूप में ये कहा कि साहब आप हमको यहाँ भेजने से पहले मीर कासिम ने अपने जनान खाने में हमको रखा था, यानी कि हमारा सतीत्व नष्ट करके तब आपके पास हमको भेजा गया। इससे क्या हुआ, खलीफा बड़ा क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह इन दोनों की सुंदरता पर मुग्ध था और क्रुद्ध हो गया, और उसने कहा कि उस मीर कासिम को बैल की कच्ची खाल में बंद करके लाओ हमारे पास। तो चूंकि मीर कासिम खलीफा की सत्ता को सब लोग स्वीकार भी करते थे, भतीजा भी था, दामाद भी था, और वही पावरफुल व्यक्ति भी होता था। कमाल पासा तक आप देखे होंगे सेकेंड वर्ल्ड वार तक, तो वह जो है स्वेच्छा से उसमें जो है प्रवेश कर जाता है, और इस तरह से उसको वैक्सीन देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी मर ही जाएगा। तो जब उसकी लाश वहाँ जाती है खलीफा के पास, तो इन लोगों ने अपना राज खोला कि हमारे पिता की हत्या का ये हत्यारा था, इसलिए हमने ऐसा कहा। तो वो इन लोगों को लगा कि जो है हमारी सुंदरता प्रमुख है, लेकिन वह बहुत क्रोधित हो जाता है खलीफा, और इन दोनों को जो है घोड़े की पूंछ में बंधवा देता है। समझ रहे हैं? पढ़े होंगे, पढ़े नहीं पढ़े? एल.पी. शर्मा की किताब में मिलेगी ये कहानी। घोड़े के पूंछ में बंधवा देता है और तब तक घोड़ा दौड़वाता है जब तक इन लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि आपने हमारे उस मीर कासिम जो कि मेरा भतीजा और दामाद था, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेना नायक भी रहा, जिसकी वजह से जो है हमारे पास तमाम धन संपदा आई, और उसकी जो है क्रूरतम हत्या हुई थी। उसके अंदर सिल दिया गया था, कच्ची मतलब बैल की खाल के अंदर सिल कर ले जाया गया, क्योंकि वह उनका आदेश था। तो कहा इसी तरह से तुम्हारी भी मृत्यु हुई। हाँ, लेकिन एक अन्य प्रमाण ये मिलता है कि इसके मीर कासिम के, क्योंकि यह सगा संबंधी हज्जाज का था, उसके बाद बनने वाले खलीफा ने हज्जाज के जो भी सगे संबंधी या उसके नज़दीकी ब्लड रिलेशन वाले थे, उनका अंत जो है कर दिया। कहा जाता है कि मीर कासिम को उसने मेसोपोटामिया भेज दिया, जहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। ये दो कहानियाँ मिलती हैं चचनामा और बिरादरी वाली किताब से, जो हमने बताया था, किताब फजूल अल बगदाद। तो ये बड़ी रोचक कहानी रही। अगला लिख लीजिए आलोर विजय। अब कठिन तो नहीं लग रहा है? एंशिएंट हिस्ट्री तो ऐसा लगता था आप लोग बोर होते थे। अब कहानी एक तरह से रहेगी, कहानी के साथ साथ इसमें आपको गहराई में जाना पड़ेगा। ऐसे पूरी कहानी ही नहीं है, आपको अगर नहीं सीखना है यात्री के लिए ही। तो चलिए, आज पहला दिन है और ढंग से आलोर विजय लिखिए। आलोर विजय, आलोर विजय। आलोर विजय। ब्राह्मणाबाद पर अधिकार के बाद मीर कासिम आलोर पहुंचा। ब्राह्मणाबाद पर अधिकार के बाद मीर कासिम आलोर पहुंचा। प्रारंभ में आलोर के निवासियों ने मीर कासिम का सामना किया। प्रारंभ में आलोर के निवासियों ने मीर कासिम का डट कर सामना किए, किंतु अंत में विवश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। अगला लिखिए मुल्तान विजय। इनकी अंतिम विजय थी मुल्तान की विजय। मुल्तान के सुल्तान किस क्रिकेटर को कहा जाता है? वहीं 13 सेकंड मारा। मुल्तान की विजय देखिए,
मुल्तान विजय कीजिए। आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद मीर कासिम मुल्तान पहुंचा। तो ये क्रम याद रहेगा ना, इसलिए हमने सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा लिखवा दिया। मीर कासिम मुल्तान पहुंचा। आलोर पर विजय प्राप्त करने के बाद मीर कासिम मुल्तान पहुंचा। यहाँ पर आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों ने मीर कासिम की सहायता की। यहाँ पर आंतरिक कलह के कारण विश्वासघातियों ने मीर कासिम की सहायता की। उन्होंने नगर के जल स्रोत की जानकारी अरबों को दे दी। उन्होंने नगर के जल स्रोत की जानकारी अरबों को दे दी, जहां से दुर्ग निवासियों को जल की आपूर्ति की जाती थी। जहां से दुर्ग निवासियों को जल की आपूर्ति की जाती थी। जहां से दुर्ग निवासियों को जल की आपूर्ति की जाती थी। इससे दुर्ग के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम का नगर पर अधिकार हो गया। इस नगर से मीर कासिम को इतना धन मिला। इस नगर से मीर कासिम को इतना धन मिला कि उसने इसे स्वर्ण नगर नाम दिया। उसने इसे स्वर्ण नगर कहा। ये तो सोने की नगरी है। याद रखना भाई, मुल्तान को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। स्वर्ण नगर नाम दिया, स्वर्ण नगर मुल्तान। किसने नाम दिया था? मीर कासिम। और आप जजिया के बारे में सुने होंगे। जजिया कर किसने समाप्त किया, ये तो आप सुने होंगे। किसने समाप्त किया था? अकबर ने। कब? 1564। लेकिन सबसे पहले जजिया वसूल करने वाला व्यक्ति मीर कासिम है। यानी हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता। उनकी सिर्फ रक्षा के नाम पर, हम आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। तमाम काज में रहकर, तीर्थ यात्रा कर, सिंचाई कर, जो भी तमाम कर, लेकिन जजिया कर जो है जबरदस्ती दिया जाने वाला कर था, मात्र हिंदू मुस्लिम के नाम। तो जजिया कर याद रखिएगा कि सबसे पहले भारत में अरबों ने यानी मीर कासिम ने वसूलना शुरू किया। इस तरह से देखिए, मुल्तान विजय इनकी सबसे अंतिम विजय है। और इनका अंत भी बड़े क्रूरतम ढंग से हुआ। इनकी मृत्यु जो भी कारण रहा हो, चाहे सूर्या देवी या परमल देवी रही हो, या खलीफा के बदलने का कारण रहा हो, लेकिन मीर कासिम जो कि 17 वर्ष की उम्र में अरबों को भारत विजय का स्वाल चखा दिया था, उसका अंत बहुत ही क्रूरतम ढंग से हुआ। तो मोहम्मद बिन कासिम की वापसी देखिए। 1714 ईस्वी में 1714 ईस्वी में हज्जाज की 714 ईस्वी में हज्जाज की मृत्यु के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया।
वापस बुला दिया गया। तो ये बाद में जो है इसका एक सेनापति था राजपाल जुनैद। जुनैद को यह जो है ब्राह्मणाबाद वगैरह भी चला जाता है, आप उसको देखिएगा। वापस कहाँ चला जाता है? वापसी मतलब कर जाता है मीर कासिम अरब। तो जुनैद पर ये जो है ब्राह्मणाबाद को एक प्राप्त करने का असफल प्रयास जयसिंह भी करते हैं। जो ब्राह्मणाबाद में पराजित हो गए थे, बच गए थे, लेकिन जुनैद उनको बार बार हरा देता, यानी फिर से ये प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे हुमायूं ने भारत की पुनः विजय कर ली थी ना, शेर शाह सूरी ने उसको बेदखल कर दिया, यहाँ से भाग जाता है, जीवन भर लुढ़कता रहता है, लेकिन फिर से वह दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये लोग सिंध का विजय पुनः से सिंध को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस तरह से देखिए, अगर देखा जाए तो अरबों ये मीर कासिम का जो अभियान था सिंध विजय, वह बहुत अंदर तक तो नहीं आ पाया भारत में, लेकिन कहीं न कहीं तुर्कों को जो है भारत में प्रवेश करने का एक रास्ता दिखा दिया। इसके बाद फिर मोहम्मद सुबुक्तदीन आता है। अगर तुर्कों की बात की जाए, इसके बाद सुबुक्तदीन आता है, जो आप लोगों को नहीं पता होगा। फिर उसके बाद महमूद गजनवी आता है। फिर उसके बाद क्रम से तमाम अहमद शाह अब्दाली तक पढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह देखिए, ब्राह्मणाबाद पर पुनः एक बार कब्जा करने की कोशिश करता है जयसिंह, लेकिन वहाँ का जो राज्यपाल था उसके द्वारा, मीर कासिम के द्वारा, जुनैद, वह फिर से उसको हरा देता है और बंदी भी बना लेता है। तो ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम, जैसा कि हमने कहा, कहानी पूरी बता दी कि दाहिर और उसकी रानी लाड़ी को भी वो जो है खलीफा की सेवा में भेज देता है। कालांतर में कई बार जुनैद से भारत के आंतरिक भागों को जीतने हैं सेनाएं भी थी, मतलब और भी, लेकिन अन्य जगहों पर वह सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ? क्योंकि आगे नागभट्ट, प्रतिहार नरेश नागभट्ट था, बहुत सशक्त था, और फिर आगे जो है आपको पुलकेशिन एवं यशोवर्मन, चालुक्य नरेश, इन सब ने इन अरबवासियों को खदेड़ दिया। जैसे कहने का मतलब ये इधर नहीं आ पाए, कश्मीर साइड से, यहाँ सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया अरबवासी। ये बाद में तुर्क बढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे पुलकेशिन, नागभट्ट और ये आपके चालुक्य, यशोवर्मन वगैरह जो सशक्त राजा थे, इन सबको खदेड़ दिया करते थे। इस प्रकार अरबियों का शासन भारत में सिंध प्रांत तक ही सिमट गया। सिंध प्रांत के आगे ये लोग नहीं आ पाए। कालांतर में उन्हें सिंध का भी त्याग करना पड़ा, कालांतर में। तो इस तरह से देखिए, अरबों के भारत पर आक्रमण का परिणाम लिख लीजिए, जानना बहुत जरूरी है। 22 इसके बाद क्या है? ज्योग्राफी है ना। अरबों का भारत पर आक्रमण का परिणाम आए तो कुछ लिए दिए होंगे ना, हमारी सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान हुआ होगा ना, ये जानना जरूरी है। देखिए, अरबों के आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर, अरबों के आक्रमण का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर लगभग 1000 ईस्वी तक प्रभाव रहा। प्रारंभ में अरबियों ने कठोरता से इस्लाम धर्म को थोपने का प्रयास किया। कठोरता से इस्लाम धर्म को थोपने का प्रयास किया। पर तत्कालीन शासकों के विरोध के कारण इन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ी। तत्कालीन शासकों के विरोध के कारण इन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ी।
सिंध पर अरबों के शासन से सिंध पर अरबों के शासन से परस्पर दोनों संस्कृतियों के मध्य प्रक्रिया हुई। परस्पर दोनों संस्कृतियों के मध्य प्रक्रिया हुई। अरबियों की मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा। अरबियों की मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा। अरबवासियों ने चिकित्सा दर्शन शास्त्र नक्षत्र विज्ञान हमारे यहाँ बहुत मजबूत था ना। हाँ, नक्षत्र विज्ञान, गणित में दशमलव प्रणाली, क्या क्वेश्चन लगे दशमलव प्रणाली, गणित दशमलव प्रणाली, चिकित्सा दर्शन शास्त्र नक्षत्र विज्ञान गणित दशमलव प्रणाली एवं शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ही ग्रहण की। शासन प्रबंध की शिक्षा भारतीयों से ही ग्रहण की। चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का पंचतंत्र की रचना किसने की? पीछे से कौन बताया? विष्णु शर्मा, वेरी गुड। पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में, उनकी भाषा अरबी थी ना, अरबी में अनुवाद किया गया। चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। खलीफा मंसूर के समय में संरक्षण प्रदान किया। भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया खलीफाओं ने। खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य को लेकर बगदाद गए। खंड खाद्य, ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य, ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य। ये ब्रह्म सिद्धांत गणित से रिलेटेड है ना, पुस्तक पढ़े होंगे मैथ वाले हाई स्कूल। ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य को लेकर बगदाद गए और अल फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से अल फजारी ने, नाम याद रखना हो, अल फजारी ने भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया।
अनुवाद किया। भारतीय संपर्क से अरब सबसे अधिक खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, भारतीय संपर्क से अरबवासी सबसे अधिक खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रभावित हुए। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ग्रह नक्षत्रों की गणना जानकारी, आर्यभट्ट वगैरह हमारे यहाँ बहुत पहले इस क्षेत्र में बहुत कार्य कर चुके थे। भारतीय संपर्क से अरबवासी सबसे अधिक खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रभावित हुए। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें सबसे प्रमुख अल-फजारी की किताबुल जिज है। पूछा जाता है अल-फजारी की किताबुल जिज है। किताबुल जिज है। किताबुल जिज है। आगे देखिए, तो देखा जाए, अब इसको चाहे लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि अरबों ने जो है भारत में अन्य विभिन्न प्रदेशों की तरह धर्म पर आधारित राज्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको आंतरिक कला का हमेशा डर बना रहता था। और इधर हमारे